इनकम टैक्स नोटिस, ये दो शब्द सुनते ही अक्सर मन में एक घबराहट सी होने लगती है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि ज्यादातर नोटिस सिर्फ एक ही तरह की गलती की वजह से आते हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये नोटिस आते क्यों हैं और इनसे पूरी तरह से बचा कैसे जा सकता है। होता क्या है कि बस एक छोटी सी चूक हो जाती है, एक ऐसी गलती जो शायद ध्यान में भी ना आए। और वही गलती एक बड़े जुर्माने, ब्याज और यहाँ तक कि कानूनी जांच पड़ताल की वजह बन जाती है। और सबसे परेशान करने वाली बात तो ये है कि अक्सर लोगों को ये अंदाजा ही नहीं होता कि आखिर उनसे गलती हुई कहाँ है। तो चलिए अब सीधे उस सबसे बड़ी वजह पर आते हैं जो इनकम टैक्स नोटिस का कारण बनती है। सबसे आम और सबसे बड़ी गलती है बताई गई इनकम और असल में हुए लेन देन के बीच का फर्क। मतलब जो इनकम रिटर्न में दिखाई गई है और जो पैसा असल में आया गया उसमें कोई मेल ही नहीं है। इसको ना एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी सालाना इनकम डिक्लेयर की 8 लाख रुपए, लेकिन उसी साल उनके सारे बैंक खातों और खर्चों को मिलाकर कुल लेन देन हुआ 25 लाख का। अब टैक्स सिस्टम को ठीक इसी तरह के अंतर को पकड़ने के लिए ही तो डिजाइन किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम को ये सारी जानकारी अपने आप मिल कैसे जाती है? तो इसका जवाब है ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग। एक ऐसा सिस्टम है जो सब कुछ देख रहा है और वो कुछ इस तरह काम करता है। तो होता यह है कि किसी भी इंसान की फाइनेंशियल लाइफ उनके पैन कार्ड से जुड़ी होती है। समझिए कि पैन कार्ड एक चाबी की तरह है। आपके बैंक खाते, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है और ये सारा डेटा एक डिजिटल ट्रेल बनाता है। अब कुछ ऐसे बड़े लेन देन होते हैं जो सिस्टम के लिए रेड फ्लैग का काम करते हैं। मतलब जैसे ही ये ट्रांजैक्शन होते हैं इनकी रिपोर्टिंग अपने आप हो जाती है। पहली बड़ी लिमिट है 10 लाख रुपए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी के सेविंग्स अकाउंट में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा होता है तो बैंक इसकी सूचना टैक्स डिपार्टमेंट को अपने आप दे देता है। दूसरी बहुत जरूरी लिमिट है 30 लाख रुपए। ये लिमिट तब काम आती है जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता या बेचता है। अगर कोई 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी का सौदा करता है तो इसकी जानकारी भी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये नियम किस तरह से लागू होते हैं। इसे रोहित के एक काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, रोहित ने अपनी इनकम बताई सिर्फ 7 लाख रुपए, लेकिन उनके बैंक खाते में लेन देन और खर्चों का कुल जोड़ देखिए। 12 लाख की कार, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट, 15 लाख का बैंक क्रेडिट, ये सब मिला के 35 लाख तक पहुंच गया। ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। तो ऐसी सिचुएशन में टैक्स डिपार्टमेंट का पहला और सबसे सीधा सवाल क्या होगा? यही कि भाई साहब ये बाकी का पैसा आया कहाँ से? तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि इन सब से बचा कैसे जाए। एक टैक्स पेयर पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रह सकता है? देखिए, सेफ रहने के लिए ये 4 नियम सबसे जरूरी हैं। पहला, अपनी हर इनकम को डिक्लेयर करें, चाहे वो सैलरी हो, किराया हो या कोई और सोर्स। दूसरा, कोई भी बड़ा लेन देन करें तो उसके डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखें। तीसरा, अपना AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रेगुलरली चेक करते रहें। और चौथा, अपना ITR बिल्कुल सही और समय पर फाइल करें। अच्छा, टैक्स को लेकर एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोग ये मानकर चलते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा रखने पर नोटिस आ जाता है। ये बिल्कुल गलत है। असलियत ये है कि डिपार्टमेंट का ध्यान अकाउंट में रखे बैलेंस पर नहीं, बल्कि उस पैसे के सोर्स पर होता है। अगर पैसा कहाँ से आया ये साफ है और उस पर टैक्स दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आखिर में जरा उस सोच की बात करते हैं जो टैक्स बचाने को टैक्स चोरी से अलग करती है। देखिए, जो लोग स्मार्ट तरीके से पैसा मैनेज करते हैं वो टैक्स छिपाते नहीं हैं, वो कानूनी तरीकों से उसकी प्लानिंग करते हैं, हर लेन देन का प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखते हैं और सही रणनीति अपनाते हैं। टैक्स बचाने और टैक्स छिपाने में एक बहुत बुनियादी फर्क है। एक तरीका कानूनी है और दूसरा गैर कानूनी। तो आखिर में सवाल हर किसी के लिए यही है कि जो भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है उसका मकसद टैक्स बचाना है या फिर टैक्स छिपाना, क्योंकि इसी के जवाब में सब कुछ छुपा है।